है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को विचाराधीन लिया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में उन्हें आ गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचाराधीन लिया गया। कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 में पारित किया जाए। प्रश्न है कि खंड 2 में जो संशोधन रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया, इसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो आए, जो विपक्ष में उन्हें आ गए, ना पक्ष जीता ना पिछला संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में उन्हें आ गए, हाँ पक्ष जीता खंड 2 स्वीकार किया गया। नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। कोटा विकास प्राधिकरण का विधानसभा में बिल पारित होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलए भरत सिंह ने विरोध जताते हुए आज संभागीय आयुक्त कोटा को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि केडीए एक ज्वलनशील मुद्दा है। देखा जा रहा है कि इसका कई लोग विरोध कर रहे हैं। इस मामले पर हमने जब उनसे सीधी बात की तो सुनिए उनकी क्या राय थी। विधानसभा में ये बिल जो लाया जा रहा है या लाया गया है, पारित कर लिया वहाँ पर, उसका विरोध करने का बहुत स्पष्ट कारण है कि इस बिल को तैयार करते समय उन लोगों से राय नहीं ली गई जो इससे प्रभावित होंगे। जैसे मैं विधायक हूँ एक विधानसभा का, और मेरी विधानसभा के भी कुछ गांव इसमें मिलाए गए हैं। एक विधायक को एक बिल पारित हो रहा है जिसमें उसके विधानसभा क्षेत्र की गांव जोड़े गए हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करना, किसी प्रकार की जानकारी उसको नहीं देना, ये बहुत विचारणीय बात है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिल के जो इसके पारित होने के बाद जो भूमि से संबंधित धंधे करते हैं लोग बाग, उनको ये लाभान्वित करेगा। और इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसका जो यानी कि सर प्रॉपर्टी डीलरों को ज़्यादा लाभ स्वाभाविक है, स्पष्ट कह रहा हूँ मैं कि इसमें जब जनप्रतिनिधियों को बाहर क्यों रखा। जब आप प्राधिकरण बना रहे हैं और 286 गांव और कोटा विकास प्राधिकरण है, बूंदी जिले का क्या लेना देना उसमें? क्यों जोड़ा बूंदी जिला? और उसको फिर जब बूंदी जिला को जोड़ा तो इसको कोटा विकास, फिर रीजन शब्द जोड़ा क्योंकि जिला अलग गया। पहले तो कलेक्टर चेयरमैन होता था, अब इसका चेयरमैन कौन होएगा? जिसको सरकार तय कर लेगी। और सरकार तय कर लेगी। अभी ये बड़े बड़े घोटाले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ तय करे हुए लोगों ही तो है, चेयरमैन तय करे हुए लोग ही तो बने हुए हैं। घोटाले हो रहे हैं ना, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में हो रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड में हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ का जो मुखिया बना है वो चयनित लोग ही हैं। तो ऐसा ही भ्रष्ट आदमियों की उपलब्धि ज़्यादा है, ईमानदार कम है। कोटा का मास्टर प्लान बना था, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी गली निकाल दी गई। ठीक है, तो ये तो और भी गंभीर बात है ना। ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है तो कोर्ट की धज्जियाँ उड़ रही है। तो आप तो उसी बात की पुष्टि करिए जो मैं कह रहा हूँ। मैंने तो ये बात नहीं कही, पर आपने मुझे जताया है तो मैं उसको और भी गंभीर मानता हूँ। ये सरकार को बिल वापस ले लेना चाहिए। उच्च अधिकारी है, कर्मचारी है जो आज भी 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी पे डटे हुए हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ पर? यूआईटी में सर। उसके बारे में तो यूआईटी के जो मंत्री हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरे को देखिए, मेरा ये मानना है कि वैसे तो 2 सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और राजस्थान की सर्विसेज, राजस्थान RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मगर पूरी इस व्यवस्था में अगर जैसे एक डिवीज़न ले लिया, कोटा ले लिया, तो पहले तो कोटा रियासत हुआ करती थी। तो कोटा रियासत में जो काम करते थे वो कोटा के अंदर ही रहते थे, थानेदार रहता था वो, ये दूसरा है ऐसा चीज़ें। तो अभी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अनेक अधिकारी आपको ऐसे मिलेंगे जो एक ज़िले या एक डिवीज़न के अंदर ही रोटेट करते हैं और वो अपना मैनिपुलेट कर लेते हैं, पार्टियों का राज पलटता रहे। मगर वो उनका कार्य क्षेत्र अगर कोटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाए बहुत अधिकारियों के लिए तो गलत नहीं होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि यही कुर्सी अभी आप कमरे में आए तो उधर बैठा था, आपने कहा इधर बैठ जाओ तो मैं इधर बैठ गया। ऐसे अधिकारी कड़सियाँ लगी हुई है, उसी में कोटा में इधर के उधर बैठे रहते हैं और उसकी बहुत उनमें काम करने में अच्छे हैं बहुत लोग बात, मगर उसका ये
उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ लिया है। बट सर वो लोग इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सवाल ये उसके बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता भाई। इसमें तो जो उसके लिए इसको देखते हैं वो देखें, वो जवाब दें। मैं उस विषय पर जो सीधा मेरे से संबंध नहीं रखता, तो मैं समझता हूँ आप प्रश्न न करें तो बेहतर, और करा तो ये मेरा जवाब है कि देख जिसको करना चाहिए उनसे बात करें तो बेहतर है। सर केडीए जब शुरू होगा तो उसमें आसपास के कई गांव भी आएंगे, तो मैं जो विरोध कर रहा हूँ, गाँवों की विरोध हरियाली वो भी खत्म हो जाएगी, है ना? उसमें मैंने आपसे कहा ना कि बहुत कमी है इसमें। देखिए इसमें एमएलए को बाहर रखा है, इसमें फॉरेस्ट का एक अधिकारी नहीं रखा। यहाँ 2 कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बैठते हैं, वाइल्ड लाइफ का बैठता है और डिविजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बैठता है। इन दोनों को इसका सदस्य नहीं बनाया गया ताकि वो अड़चन पैदा नहीं करें। यह सोच समझ कर ऐसा करा है। एमएलए को सदस्य नहीं बनाया गया, सोच समझ के करा गया ताकि ये भूले नहीं। और इसका जो चेयरमैन होगा वो उसको ज़रूरी नहीं है वो कोटा में बैठ के मीटिंग करे, वो जयपुर में एक कमरे में बैठकर पूरा तय कर ले। और मेरा तो ये है कि इसका गठन ही गलत है। बूंदी को क्यों जोड़ा गया? एयरपोर्ट बनाना है आपको, पहले आपने 13 गांव लिए, क्यों लिए? ये बात आप बता सकते मैं क्यों लिए उन्होंने 13 गांव? बूंदी में अगर एयरपोर्ट बनता तो बन जाता, उस जगह तो वही किसने सोचा कोटा जिले में लाने का पीछे औचित्य क्या है? क्योंकि एयरपोर्ट के साथ जो ज़मीनें हैं गाँव की, उस पर धंधे होंगे, उस पर व्यापार होएगा, उस पर बस इसलिए। और अभी अब यहाँ राजस्थान में अजमेर बड़ा शहर है, किशनगढ़ का तो छोटा सा ही शहर है अजमेर के तुलना में। तो ज़मीन वहाँ उपलब्ध थी तो किशनगढ़ में एयरपोर्ट बना, उसको अजमेर वालों ने तो नहीं लिया। तो फिर यहाँ ऐसा क्या पड़ा था कि पहले 13 गांव लिए और फिर पेट नहीं भरा, फिर बिना उन लोगों से तालेड़ा और बूंदी को उसके जो है केसराय पाटन के गांव जोड़ लिए और वहाँ लोग बाग सड़क पर बोल रहे हैं। और बोलना चाहिए लोगों को, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आज आपने ज्ञापन भी दिया है, हाँ, तो क्या ज्ञापन तो ऐसा है कि बिल विधानसभा में पारित हो गया है। आज विधानसभा का सत्र चल रहा है और मैंने चुना है कि मैं विधानसभा में नहीं जाकर मेरी बात को डिविजनल कमिश्नर कोटा के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को हम भेजेंगे। ये तो शुरुआत करी है हमने, कोई प्रदर्शन नहीं किया हमने वहाँ जाकर उनसे मांग करी कि हमारी बात को राज्यपाल तक पहुँचाए। और मेरे पहले भी बूंदी के लोगों ने इस बात को पहुँचाया है। और मैं समझता हूँ कि लोग बाग जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा, लोग बाग इसका विरोध करेंगे और विरोध करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमने जब इस मामले में पीपलदा विधानसभा के एमएलए रामनारायण मीणा से बात की तो उनका कहना है कि जब भी कोई बिल पारित होता है तो आमजन की राय लेकर व पूरे विचार विमर्श के बाद होना चाहिए। इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ेगा। ये कितने गांव लिए आपको पता है, काफी उसमें लिए हैं। पहले के गांव का तो विकास हो नहीं रहा, सारा पैसा उनकी जमीनों का ले लेके चंबल रिवर फ्रंट में लग गया या दूसरी जगह लग गया। आज आप देख लीजिए, ये जो आपका बूंदी रोड पे गांव है, एक भी गांव का विकास नहीं हुआ। तो बड़गांव है जैसे, कितने वर्षों से उसमें नगर निगम में है। यही हालत आज, ये विकास केवल हो रहा है पूंजीपतियों का, लैंडलॉर्ड्स का और जो मल्टी बिल्डर्स जो है ना उनका। तो ये सरकारी गरीब किसानों के पास 60-60 साल से 50-50 साल से जमीनें हैं, वो अलॉटमेंट नहीं हुई। पहले उनको देखना चाहिए था इनको कि वो किसानों को नुकसानदायक तो नहीं होगा, क्योंकि किसान ही गरीब है, सबसे ज्यादा गरीब किसान है। एक तो ये है, तो ये भरत सिंह जी भी इस बारे में बात कर रहे हैं, किसान भी बात कर रहे हैं। और मेरा दूसरा ये है कि इसमें जो दूसरे जिले की जमीन ली गई है, वहां के कलेक्टर को उसका प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। दूसरे जिले की जमीन जो ली गई है दूसरे जिले के कलेक्टर के अधीन, तो कलेक्टर का जुरिडिक्शन अलग होता है। जैसे बूंदी जिले के गांव है, केसराय पाटन के यहाँ के 63 गांव लिए हैं, इन गांव का जुरिडिक्शन है रेवेन्यू का कलेक्टर बूंदी को। तो उन 63 गांवों का एक विकास प्राधिकरण बनाना था तो कलेक्टर बूंदी को बनाना चाहिए था, ताकि विकास को गति मिलती। एक भी गांव जो आजकल हमारे उसमें है, अलावा बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डर्स को फायदा होने के अलावा कुछ नहीं हुआ है। ये है सब। अब
और विकास में देख लिए कितना करप्शन है। ये कोई नहीं कह रहा कि केशवराय पाटन में चंबल में 4 छतरी बनी थी करोड़ रुपए की, एक भी नहीं है मौके पर। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।